हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th के करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैं बता दूं कि चूंकि अभी हम ये इस लेक्चर में सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रिक्ट रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये लेक्चर जो तैयार किया गया है ये बेसिकली ऑल ओवर कंपटीशन के लिए किया गया है। ऑल इंडिया में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए तैयार किया गया है अलॉन्ग विथ सीबीएसई बोर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस या जो भी टॉपिक्स सीबीएसई बोर्ड के अलावा है मैं उसको स्किप कर दूंगा, जैसे एनएससी जेएस ओलंपियाड एंड सो ऑन, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं तो वो भी इसमें इंक्लूड किया गया। तो मैं उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चंस को स्किप करके रिस्ट्रिक्ट रहूंगा सीबीएसई के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। तो अब आइए बेसिक इंट्रोडक्शन पे, व्हाट इज करंट। जब आप करंट स्टार्ट पढ़ना सीखते होंगे या करंट चैप्टर आपके पास स्टार्ट होने वाला होता होगा तो कुछ ना कुछ तो मन में आता होगा कि करंट क्या होता क्या है। करंट सोचने के बाद क्या फील होता है ना, कि करंट कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, किसकी वजह से चल रहा है। तो ये सब फील आना भी चाहिए आपको और एक्साइटमेंट भी होना चाहिए कि हाउ करंट वर्क्स, हाउ करंट रन्स, करंट कैसे चलता है, करंट क्यों चलता है। तो इन सबको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेसिक जो चार्ज है, चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी, व्हाट इज चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि अपने को सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से रहना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन किया जाएगा। उसके बाद बेसिकली यहां से पढ़ेंगे हम लोग फ्लो ऑफ चार्ज, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे, ओम्स लॉ, फिर इलेक्ट्रिक सर्किट को पढ़ेंगे एंड देन फिर ये सब एडवांस टॉपिक है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि सीबीएसई में नहीं है, तो ये सब हम स्किप कर देंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल वोल्टेज, ये सब भी स्किप कर देंगे। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ेंगे, जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, जो इंट्रोडक्शन है उसका। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये भी हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पावर क्योंकि बहुत बेसिक है आपको 10th क्लास में, ठीक है ना, तो ये सब पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, व्हाट इज चार्ज, है ना, टॉपिक है आपका चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। चार्ज क्या है, चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट एग्जिबिट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्सन इन द प्रेजेंस ऑफ अदर मैटर विथ चार्ज। क्या है इसका मतलब कि जब भी आपके पास दो चार्जेस अवेलेबल होंगे, यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की, सपोज ये मैटर 1 है, ये मैटर 1 है और ये मैटर 2 है, ठीक। अगर ये मैटर 1 और मैटर 2 एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स जैसा कुछ लगा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, इसके पास क्या है, चार्ज है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, या और ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है, तो वो ड्यू टू वर्च्यू ऑफ या बाई वर्च्यू ऑफ मास लगता है। तो दो मास के बीच में जो फोर्स लगता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। लेकिन दो चार्ज की वजह से आइदर अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे, ठीक है ना। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, कूलम। और सीजीएस यूनिट में इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इसका यूनिट है, ईएसयू सीजीएस में, ठीक है ना। अब उसके बाद देखते हैं कि 1 कूलम्ब इज इक्वल्स टू 6.242 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। यानी चार्ज को डिफाइन करने के लिए कितनी वैल्यू हुई कि 1 कूलम्ब चार्ज, ये इसका एसआई यूनिट है ना। तो 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6.242 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। एंड देन 1 कूलम्ब इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज which will pass through the cross section of an electrical conductor while 1 ampere current is flowing through the conductor in 1 second. Electric charge is denoted by Q. क्या मतलब है इसका 1 एम्पियर का, कि भाई 1 कूलम्ब के बारे में क्या बोला, 1 कूलम्ब के बारे में क्या बोला कि जब 1 कूलम्ब चार्ज will क्या बोला, which will pass through cross section of an electrical conductor while 1 ampere current is flowing through the conductor in 1 second. यानी एक क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट चल रहा है तो कितने चार्ज का फ्लो होगा, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, 1 कूलम्ब। आगे अभी करंट पढ़ेंगे और डिटेल में तो और इसके बारे में अच्छे से जानेंगे।
क्या है आगे? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टी है जो हम लोग देखते हैं, क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? कंसीडर द इलेक्ट्रिक चार्ज टू बी रियली स्मॉल नोन एज द पॉइंट चार्ज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कशन हम कर रहे हैं, इसको समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम एक सबसे छोटी चीज स्मॉल पॉइंट मास जैसा कुछ ले लेते हैं। कंसीडर इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको हमने क्या बोल दिया, इसकी प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमें इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या मान लिया कि बहुत स्मॉल है, नोन एज द पॉइंट चार्ज। बिल्कुल जैसे पॉइंट मास लेते हैं उसी तरीके से हमने क्या ले लिया, पॉइंट चार्ज ले लिया, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है ना? तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस को कैसे ऐड करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज आर स्केलर इन नेचर, but it is important to know that the charge can be point charge and still are positive and negative in nature। तो क्या बताया सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है, बट ये पॉइंट चार्ज के बारे में क्या बोला, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। इफ इनसाइड अ कंडक्टर देयर आर एन नंबर ऑफ चार्जेस, मान लेते हैं किसी कंडक्टर में बहुत सारे चार्जेस हैं, उसका नंबर क्या मान लिया, सपोज एन नंबर ऑफ चार्जेस अवेलेबल है, प्रेजेंट द अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस will be the total charge present in it। this is the additive property of charges। सपोज आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है ना, कंडक्टर कोई भी मेटल ले लिया आपने, ये मेटल है, इसमें बहुत सारे चार्जेस हैं ना, बहुत सारे चार्जेस हैं, आप बोलोगे Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन, कितने चार्जेस हैं, Qn, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे चार्जेस हैं, तो टोटल चार्ज इस कंडक्टर के ऊपर कितना होगा, तो आप सिंपली जोड़ लोगे जो एल्जेब्रिक समेशन होता है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, सभी चार्जेस को जोड़ लेंगे, जितने भी चार्जेस हैं सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है ना? तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी होता है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, बहुत सारे चार्जेस मिलके एन नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, तो सिंपली चार्जेस का सिंपल एडिशन, एल्जेब्रिक एडिशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोला, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो क्या मतलब है इसका, देखो क्या लिखा है, द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स दैट द चार्जेस आर नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी हम चार्ज को बना नहीं सकते और चार्ज को खत्म भी नहीं कर सकते। दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, इस चार्ज को या किसी भी चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे हम एनर्जी के डेफिनेशन को पढ़ते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सिमिलरली चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but it can transfer from one body to another। the charges are always conserved in an isolated system, है ना, चार्ज हमेशा कहाँ होगा, सपोज ये एक सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, अब इसमें कोई बॉडी है A B C और चार्ज इस आइसोलेटेड सिस्टम से बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है ना, A का चार्ज कहाँ जाएगा, A का चार्ज B के पास जा सकता है, बी से चार्ज सी के पास जा सकता है, सी से वापस कहाँ जा सकता है, ए के पास जा सकता है, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे का चार्ज एक दूसरे पे ट्रांसफर हो सकता है, बट इस सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकता है अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, Q इक्वल्स टू NE, यानी चार्ज का जो सबसे फंडामेंटल वैल्यू है, जो सबसे छोटी चीज, सबसे छोटा चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है। ठीक है ना, तो क्या बोला यहाँ पे, इलेक्ट्रिक चार्ज आर डिफाइंड एज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन देम, हेंस इन एनी सिस्टम चार्ज विल बी इक्वल टू Q विल बी इक्वल टू NE। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, सपोज आप किसी ATM में जा रहे हैं और उस ATM में 500 के नोट्स अवेलेबल है, ठीक, तो मिनिमम क्वांटिटी जो कितना निकालना पड़ेगा आपको, 500। अब नेक्स्ट अमाउंट जो आप निकालोगे तो आप 2 इंटू 500 निकालना पड़ेगा आपको, यानी 1000 रुपया निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, आप फिर से पैसा निकालना चाहते हो तो आपको 3 इंटू 500 निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसमें जो मिनिमम नोट्स है उस एक ATM में वो 500 का है। तो आप क्या बोलोगे, जितने भी अमाउंट निकलेंगे वो n इंटू 500 ही निकलेगा। n क्या है, इंटीजर 1 2 3। उसी तरीके से जो चार्ज का जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो क्या रहेगा आपके पास, E रहेगा। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना होगा हमेशा, Q बराबर n इंटू ई, n क्या है, इंटीजर, तो चार्ज विल ऑलवेज बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं कूलम्स लॉ।
ठीक है ना। तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूं कूलम्स लॉ का। चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज में कूलम्स लॉ क्या बोलता है, कूलम्स क्या बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर कूलम्स लॉ। अब कूलम्स क्या बोलते हैं कि सपोज एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, यहाँ एक चार्ज Q1 रखा है, यहाँ एक चार्ज Q2 रखा है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, R है। According to Coulomb's law, force is directly proportional to Q1, force is directly proportional to Q2, and force is inversely proportional to R square. इसको इकट्ठे लिखेंगे हम लोग, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो F विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। ये वेयर K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो ये एक्सप्रेशन है आपके कूलम्स लॉ का, ठीक है। बहुत ज्यादा इसको 10th के सीबीएसई में नहीं पढ़ना है, तो हम इसके बेसिक इंट्रोडक्शन पे फिर आगे बढ़ते हैं। के क्या है, के इज द कांस्टेंट एंड Q1 Q2 आर द चार्जेस, represents the distance between them the charges and represents the force of attraction or repulsion. The law is applicable only for the point charge at rest. तो जैसा कि स्टार्टिंग में ही हम लोग बताया कि हम लोग चार्ज को कैसा मानेंगे, पॉइंट चार्ज मानेंगे, और ये जो लॉ है F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, कूलम्स लॉ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन। एक क्वेश्चन पूछ लिया आपको, कूलम्स लॉ किस चीज को बताता है, तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले कूलम्स लॉ लिख लीजिए। कूलम्स लॉ क्या बोलता है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये तो होगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड and the potential difference, electric charge, distance and electric force, very good, this is the correct answer। electric charge की बात करता है, दोनों के बीच में distance की बात करता है, और electric force की बात करता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, if the distance between two point charge is double, keeping the charges constant, how does the electric force between them changes। तो ये आपके 10th क्लास में ये चीज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे डिस्कस करके इसको जल्दी से आगे बढ़ता हूँ। F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्या बोला, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज डबल्ड while keeping the charges constant, how does the electric force between them changes। तो अब क्या बोला, F डैश क्या हो जाएगा आपका, K, चार्ज की वैल्यू को कुछ नहीं कर रहे हैं और दोनों के बीच में डिस्टेंस को कितना कर दिया, डबल डिस्टेंस कर दिया। तो ये कितना जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन 4R स्क्वायर, which will be equals to F dash will be equals to F अपॉन 4, ठीक है ना। तो अब जो नया फोर्स आएगा, यानी दो चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट है और दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस क्या कर दे रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं, तो फोर्स 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि जब भी दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, if two point charges have the same sign, both positive or both negative, what can be said about the direction of electric force between them, ठीक है ना। टू पॉइंट चार्ज हैव द सेम साइन, बोथ पॉजिटिव एंड बोथ निगेटिव। तो अगर एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ये वाला चार्ज प्लस Q चार्ज, Q1 बोल लो Q2 बोल लो, ये Q1 इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये वाला Q2 क्या करेगा, इसको Q2 भी इसको रिपेल करेगा, ठीक है ना। द फोर्स इज अट्रैक्टिव, द फोर्स इज रिपल्सिव, ये आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इक्वली चार्ज, इसको हम स्किप करते हैं, ठीक है ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये NACJS 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आगे हो जाएगा, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इफ टू प्रॉपर स्फीयर। ये भी इलेक्ट्रोस्टैट्स में है, आप देखेंगे ये भी NACJS 2018 में आया हुआ है। इन सब टॉपिक को हम आगे बढ़ेंगे, और जिसको भी करना है ये NACJS ओलंपियाड के क्वेश्चन, तो फिर उसके लिए मैं अलग सीरीज लॉन्च करूंगा, फिर उसमें आप वहां पे इन सब के डिस्कशन को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी NACJS 2019 में आया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। चलिए फिर से अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में।
इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स आता है, ठीक है ना, तो वहां पे एक चीज को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड फील्ड। ठीक है, आप बचपन से पढ़ रहे होंगे, फोर्स आर ऑफ टू टाइप, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे कॉन्टैक्ट लगाता है तो वहां पे आपको फोर्स की वजह से मोशन, एक्सीलरेशन या जो भी है चलता हुआ आपको दिखता है, ठीक है ना। और ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, आपने किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा तो कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट वहां पे नहीं है। जहां पे फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो वहां पे एक चीज इंट्रोड्यूस करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं फील्ड, ठीक है ना। तो अब इस फील्ड को कैसे पहचानते हैं, कैसे करते हैं, ये देख लीजिए। सपोज यहाँ पे मैं अर्थ लेकर बता रहा हूँ, अर्थ है, अर्थ के पेरीफेरी में कोई भी ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो अर्थ क्या चाहेगा, कहाँ पे खींचना, अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ क्या करेगा, खींचेगा। तो ये जो लाइंस आया इसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। उसी तरीके से कौन सा फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज को आपने रख दिया यहाँ पे, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज को रखा और दूसरा पॉजिटिव चार्ज उसके पास ला रहा है तो उसको क्या करेगा, इस तरीके से रिपेल करेगा, ठीक है ना। और कोई निगेटिव चार्ज ला रहा है तो निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। तो यहां से एक कंक्लूजन निकाला गया कि जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम निकलता हुआ दिखाएंगे, और निगेटिव चार्ज की, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रहा है, आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और निगेटिव चार्ज जो होंगे तो निगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता हुआ दिखेगा, जैसा यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इन सब में इन कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और निगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये बहुत ज्यादा वो आपको इसको डीप में जाना नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूं आपको, जो बच्चे थोड़ा सा आगे पढ़ना चाहते हो बोर्ड के साथ साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है कि सपोज आप किसी भी फील्ड में है ना, तो वो फील्ड आपके ऊपर कितना ताकत लगा रहा है, कितना क्षमता है उसको आपकी तरफ खींचने का, ठीक है ना। तो यहां से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको फर्दर डिटेल में अभी नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम लोग स्किप करते हैं, ठीक है, इसको स्किप करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, ये बताया कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा और निगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगे, ठीक। हाँ, तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और एंड टू निगेटिव चार्ज। व्हाट डू क्लोजली स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिकेट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजली स्पेस्ड है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजली, बहुत काफी क्लोज है ना। तो आप बोलोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। चलिए आगे देखते हैं, इन विच डायरेक्शन डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट आउटसाइड पॉजिटिव स्फीयर, ठीक है ना। तो एक स्फीयर की तरफ, ये पॉजिटिव एक स्फीयर है, इसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता हुआ दिखेगा, तो यू विल से रेडियली आउटवर्ड, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो इसको समझते हैं। यहां पे क्या बोला आपको, एक प्लस क्यू चार्ज दे दिया है, ठीक है ना, प्लस क्यू चार्ज दे दिया और इसकी वजह से जो फील्ड होगा ये सब फील्ड बना दिया, ठीक है ना। तो इस फील्ड में जब भी कोई दूसरा चार्ज आएगा, इस फील्ड में जब भी कोई दूसरा चार्ज आएगा प्लस क्यू, वो फोर्स फील करेगा, ठीक है। क्या क्या फील करेगा, फोर्स फील करेगा। जितना इसके करीब आएगा उतना ही ज्यादा फोर्स फील करेगा। तो अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे एक चार्ज प्लस क्यू रखा है और एक चार्ज प्लस क्यू यहां रख रहे हैं, यहां रख रहे हैं, यहां रख रहे हैं, ए बी सी डी, इस तरीके से 4 पॉइंट्स पे। तो अब बताइए, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो ये स्मॉल क्यू जो यहाँ बाहर वाला है, ये सबसे ज्यादा फोर्स फील कब करेगा। आप बोलोगे ए पे, बी पे, सी पे या डी पे, जितने करीब होंगे उतना ही ज्यादा क्या फील करेगा, फोर्स फील करेगा। ये वाला भी प्लस चार्ज है, ये वाला भी प्लस चार्ज है, और जितना इसके करीब आएंगे उतना ही ये चार्ज रिपल्सिव फोर्स को क्या करेगा, फील करेगा।
तो इसी को हम बोलते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल जितने करीब होगा, पोटेंशियल उतना ही क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है ना। यानी अगर मैं दोनों चार्ज को, दोनों पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करके रखना चाहूँ, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज को एकदम क्लोज करके होल्ड करके रखा हूं। अब एक दो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा डिस्टेंस पे है, मुझे परेशानी कहाँ पे होगी ज्यादा होल्ड करने में? तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना क्लोज लेकर आएंगे उतनी ज्यादा मुझे क्या होगी, मुश्किल होगी। उसी तरीके से एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज निगेटिव है, तो इन दोनों का नेचर ही है कि दोनों काफी क्लोज रहे। अब मैं इसके सेपरेशन को बढ़ाता हूं, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के सेपरेशन को बढ़ाता हूं, तो जितना दूर लेकर जाऊंगा मेरे लिए उतना मुश्किल होगा। ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे, इस वाले केस में पोटेंशियल सबसे ज्यादा कहां पे होगा, तो इसके नजदीक सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा। ठीक है ना। तो क्या लिखा देखिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अच्छा, इसको कैसे डिफाइन करते हैं तो ये समझ लीजिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट अंडर कंसिडरेशन अंडर एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी कोई चार्ज इन्फिनिटी पे रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है एक प्लस क्यू चार्ज, इस प्लस क्यू चार्ज को यहां से लाकर यहां पे हमने रख दिया, तो इन्फिनिटी से यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है ना। तो उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल। ठीक है। अगर ये यूनिट चार्ज है तो पोटेंशियल हो जाएगा, अगर ये कोई और चार्ज है यूनिट चार्ज के अलावा तो इसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज क्या बोला, जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक चार्ज है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है अलग अलग। तो अब यहां पे बताइए, यहां का पोटेंशियल और यहां के पोटेंशियल में फर्क होगा, तो अब इन दोनों के पोटेंशियल में के जो डिफरेंस को बोलेंगे हम, तो VA माइनस VB, इन दोनों पोटेंशियल के डिफरेंस को बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, उसी को हम वोल्टेज बोलते हैं। तो क्या बोला, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पोटेंशियल पॉइंट। इन अदर वर्ड्स, द वर्क डन ऑन चार्ज by the battery to move from higher potential to lower potential is called potential difference or voltage। ठीक है ना। तो अब बताइए, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो अगर सपोज इसको अगर मैं ग्रेविटी के रिस्पेक्ट पॉइंट से अगर देखूं, तो ये सपोज अर्थ है, ठीक है ना, और इस हाइट पे अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, और इसको h हाइट पे आप लेके जाना चाहते हो, ठीक, तो इसका पोटेंशियल जैसे जैसे ऊपर जाओगे पोटेंशियल क्या होगा, इसका बढ़ते चला जाएगा। तो जितना ऊपर जाओगे उतना ज्यादा क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। इसी को बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि आपने किसी सर्किट में क्या लगा दिया, बैटरी लगा दिया, तो क्या बोला, द वर्क डन ऑन अ चार्ज बाय द बैटरी टू मूव इट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। तो जैसे ही आपने सर्किट में बैटरी को कनेक्ट किया, करंट का सप्लाई दिया, तो चार्ज का फ्लो होने लग जाएगा। उस चार्ज को फ्लो कराने में, यहां से लेकर यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोला, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू पॉइंट एट 128 वोल्ट। तो यानी वोल्टेज सपोज यहाँ है, चार्ज है, यहाँ का पोटेंशियल A, यहाँ का पोटेंशियल B, तो यहाँ के पोटेंशियल को क्या बोला है, सपोज 128 वोल्ट, यहाँ के पोटेंशियल को क्या बोला है, 118 वोल्ट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितना चार्ज करना पड़ रहा है, तो क्या होता है, V इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब देखिए, तो W इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, W इक्वल्स टू Q इंटू V। यहाँ से लिख देंगे डायरेक्ट, W वर्क डन इक्वल्स टू चार्ज है 2 कूलम का और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो चार्ज है आपका 2 और दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट का, तो वर्क डन विल बी 20 जूल। ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा वर्क डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अमाउंट ऑफ 100 जूल ऑफ वर्क, यानी वर्क डन कितना किया आपने, 100 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ट्रांसफरिंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलम फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द अदर, फाइंड द वोल्टेज। तो यहाँ पे आपको चार्ज दे रखा है 5 कूलम, ठीक है ना, तो वर्क बराबर क्या लिखोगे फॉर्मूला, Q इंटू V, या V बराबर W अपॉन Q। तो कितना वर्क किया आपने, 100 जूल का वर्क किया और कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो 5
कूलम, ठीक है ना। तो यहां से आ जाएगा कितना आंसर, 20 वोल्ट। तो बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना है, 20 वोल्ट, ठीक है। चलिए अब देखिए एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, आपके सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। तो ये आपके एनसीईआरटी में आया हुआ क्वेश्चन है या एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। ठीक है, तो इसको कैसे समझेंगे कि अगर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, ठीक है ना। हाँ पहले इसको देख लेते हैं। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, ठीक है ना। तो एक कंडक्टर है सपोज, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इस ए पॉइंट और बी पॉइंट पे क्या बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा और रुक जाता हूँ, बैटरी वगैरह जब इंट्रोड्यूस करूंगा तो फिर बताना बेहतर रहेगा। अभी बता दूंगा तो शायद बहुत सारे बच्चों को समझ में ना आए, है ना। तो इसको अभी होल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा बैटरी वगैरह का इंट्रोडक्शन कर दूंगा तो फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट, ठीक है ना। अब आपको बताने का मतलब क्या है, एक कोई पॉइंट है ए, एक कोई पॉइंट है बी, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है आपको, 1 वोल्ट। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे पोटेंशियल का क्या बताया आपने, तो Q बराबर, सॉरी ठीक है ना। तो क्या है डेफिनेशन, W बराबर V बराबर W बाई Q। अगर पोटेंशियल 1 है तो इसका मतलब W इज इक्वल टू Q, यानी 1 कूलम्ब चार्ज का ट्रांसफर होगा 1 जूल वर्क करने पे। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 है, पोटेंशियल डिफरेंस 1 है तो 1 कूलम्ब चार्ज को फ्लो करने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस में the two electrodes are maintained at a potential difference of 50 volt. An electron moving from cathode to anode gains kinetic energy, ठीक है ना। तो ये भी आपके सिलेबस के थोड़ा सा बाहर हो जाएगा, एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, हम लोगों को अभी फिलहाल सीबीएसई में रिस्ट्रिक्ट रहना है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर इन अ कैपेसिटर, इसको भी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू मूव पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट of lower electric potential to a point of higher electric potential, what happens to the potential energy of the charge, ठीक है ना। क्या बोला कि एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, मूव फ्रॉम, अच्छा इस एक चार्ज आपने ले लिया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे, बी पे, और यहां पे एक कोई चार्ज ले लिया प्लस क्यू, तो इस प्लस क्यू को जितना क्लोज लेके जाएंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब क्या बोल रहा है कि इफ यू मूव अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी बी टू ए जा रहे हैं, टू अ हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट हैपेंस टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। तो यहां से किसी ऑब्जेक्ट को उठा के यहां तक लेके जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इसको भी छोड़ते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, वोल्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं यहां से, तो यहां से आपका असल चैप्टर शुरू हो रहा है। अभी तक तो बेसिक इंट्रोडक्शन था और उस इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें आपके एक्स्ट्रा भी थी, है ना। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं फ्लो ऑफ चार्ज। तो क्या होता है, द फ्लो ऑफ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट signifies the existence of electric current in that circuit. We can define electric current as the rate of flow of electric charge electrons in a conductor, for example copper और metallic wire, ठीक है ना। तो फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि जब भी किसी कंडक्टर में या किसी मेटल में या किसी भी बॉडी में चार्ज का फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब वहां पे करंट है ना। इसी को डिफाइन करते हैं कि क्या है, बोला ये सिग्निफाई करता है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक करंट है, चार्ज का फ्लो हो रहा है, चार्ज चलना है, इट मींस कि वहां पे कौन है, ये सिंबल है, ये रिप्रेजेंटेशन ये बता रहा है कि वहां पे कौन है, करंट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ
फ्लो ऑफ चार्ज, ये डेफिनेशन होता है करंट का। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे किस तरीके से दिखाया है, ये सपोज बैटरी दिखाया है आपको, और यहाँ से इसमें एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसको अभी आगे फर्दर देखेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दिखाया और इस तरफ निगेटिव टर्मिनल दिखाया। ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जैसा कि आपको बताया, इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन तो खुद निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे ग्रीन कलर से जो दिखाया है ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन खुद निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है उसके अपोजिट जो है हम डायरेक्शन ऑफ करंट को लेते हैं। ठीक है ना। सबसे पहली बात, करंट क्या होता है, तो फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अब जब चार्ज का फ्लो है तो चार्ज कौन सा है भाई, किसी मेटल के पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहा है, तो जिधर इलेक्ट्रॉन्स जाता है उसके अपोजिट साइड, यानी पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को हम क्या लेते हैं, करंट के डायरेक्शन को लेते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोला, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फिलामेंट इन 16 सेकेंड वुड बी रफली। तो आई का फॉर्मूला करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई आपको दे दिया 1 एम्पियर, चार्ज कितना दे रखा है, चार्ज आपको निकालना है, और टाइम कितना दे रखा है 16 सेकेंड। ठीक, तो यहां से कितना आ गया, Q इक्वल्स टू 16 कूलम, और एक कूलम की वैल्यू कितनी होती है 16 इंटू, तो आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक कूलम में होता है 6.2 अप्रोक्स इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से आंसर आ जाएगा आपका लगभग 100 है ना, तो इसको बोलेंगे 100 इंटू 10 की पावर 18, 16 इंटू 6.2 ऑल अप्रोक्स 100 ले लेंगे, तो लगभग वैल्यू जो आएगा 10 की पावर 20 आएगा। और ऐसे ही कुछ पूछा है आपसे, एग्जैक्टली नहीं पूछा है, रफली पूछा है कि रफली कितना इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, तो 10 की पावर 20। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, a metallic conductor carries 800 milliampere current from left to right, it means that कि अब कितना करंट फ्लो हो रहा है 800 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, मिली एम्पियर का मतलब 10 की पावर -3, तो 800 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। क्या मतलब है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, क्या मतलब है, इट मीन्स डैट, तो पहले सबसे पहले निकाल लेते हैं कि ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है कि 5 इंटू 10 की पावर 18 प्रोटॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आई का वैल्यू क्या आता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो चार्ज बराबर आई इंटू टी। अगर हम टाइम को 1 ले रहे हैं तो 800 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 1, इतना कूलम आ जाएगा आपके पास इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, इतना कूलम चार्ज आ जाएगा आपको। अब इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करेंगे तो 800 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 6.2 इंटू 10 पावर 18, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 6 48, इसको 50 ले लेते हैं अप्रोक्स, 10 की पावर 2, 10 की पावर 18, 10 की पावर 20 और -3, तो 10 की पावर 17, तो 5 इंटू 10 की पावर 18 जैसा हो जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है, इतना अगर ये हो रहा है 5 इंटू 10 की पावर प्रोटॉन्स आर फॉलोइंग पर सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नहीं 5 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आर फॉलोइंग फ्रॉम, करंट फ्लो हो रहा है लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा राइट टू लेफ्ट, तो 5 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड राइट टू लेफ्ट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है ना, अगला टॉपिक क्या है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर किसको बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, यानी ऐसा मटेरियल जिसमें चार्ज का फ्लो इजिली हो रहा होता है उसको हम कंडक्टर बोलते हैं, और ऐसा मटेरियल जिसमें चार्ज का फ्लो नहीं हो पाता है ना, या बहुत कम नेग्लिजिबल होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। तो कंडक्टर्स आर एंड इंसुलेटर्स आर टू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स के दो टाइप हैं, क्या बोला, बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट, यानी करंट को पास करने के बेसिस पे दो टाइप के मटेरियल होते हैं, एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर। क्या बोला, दीज प्रॉपर्टीज आर फंडामेंटल इन अंडरस्टैंडिंग
हाउ इलेक्ट्रिसिटी बिहेव इन डिफरेंट मटेरियल्स। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग मटेरियल में कैसे बिहेव करता है ना। तो पहला बोला क्या, कंडक्टर। कंडक्टर के बारे में क्या बोला, मटेरियल्स दैट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम विथ मिनिमल रेजिस्टेंस। ठीक है ना, कंडक्टर किसको बोलते हैं कि जो अपने आप से चार्ज के फ्लो को होने दे, यानी करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने दे, बहुत ज्यादा बाधा नहीं दे, है ना, बिना बहुत कम बाधा दिए इलेक्ट्रिसिटी को पास करने वाले मटेरियल को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस कंडक्टर बोलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखा, दे हैव हाई डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स दैट कैन मूव इजिली विद इन द मटेरियल। तो आप जब और डिटेल्स में पढ़ोगे तो कंडक्टर जो होता है, उस कंडक्टर के पास बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में फिलहाल अभी यहाँ पे जानना नहीं है आपको। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही इसको पोटेंशियल का डिफरेंस मिलेगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही क्रिएट होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत अपने आप क्या होंगे, चलने लगेंगे फ्री वे में, जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे मूव करने लगेंगे। एग्जाम्पल ऑफ गुड कंडक्टर्स इंक्लूड मेटल लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड। These are very good conductor of electricity. These materials are commonly used for electrical wiring and components because of their excellent conductivity. Excellent conductivity क्यों है? Because इसके पास number of free charges बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए हाँ इंसुलेटर को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम अगली क्लास में इसको करेंगे कंटिन्यू। इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर ऑल्सो नोन एज डाई इलेक्ट्रिक्स, है ना, insulator also known as dielectrics and materials that do not allow the flow of electric current through them easily। यानी ऐसा मटेरियल जिसमें से करंट का फ्लो यानी चार्ज का फ्लो नहीं हो पाता है। नहीं हो पाने का वजह क्या है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, इंसुलेटर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए चार्ज का फ्लो नहीं हो पाता है। दे हैव लो डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू मूव विद इन द मटेरियल। यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहां से वहां तक मटेरियल में, विद इन द मटेरियल, विद इन द इंसुलेटर बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इंसुलेटर है। इंसुलेटर आर यूज्ड टू ब्लॉक द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल शॉक्स। तो आप जो भी प्लायर्स देखते होंगे या स्क्रू देखते होंगे, स्क्रू ड्राइवर देखते होंगे, तो उसमें एक ऐसा मटेरियल लगा होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगने के लिए या करंट से बचने के लिए हम क्या लगाते हैं, इंसुलेटर का यूज करते हैं। कॉमन इंसुलेटिंग मटेरियल इंक्लूड रबर, प्लास्टिक, ग्लास, सिरेमिक एंड वुड। ये जो बहुत कॉमन चीज है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, रबर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, सिरेमिक है और लकड़ी है। The distinction between conductors and insulator is based on their electrical properties। यानी कंडक्टर इंसुलेटर के बीच में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, तो उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। However, there is also category called semiconductor। सेमीकंडक्टर भी एक चीज है जो 12th क्लास में पढ़ना है आपको, which falls between them। यानी सेमीकंडक्टर क्या है, जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में फॉल करता है, उसके बीच में लाई करता है। यानी सेमीकंडक्टर क्या है, कभी कंडक्ट कर सकता है, कभी कंडक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है ना, इंसुलेटर इन टर्म्स ऑफ देयर कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर्स हैव प्रॉपर्टीज दैट कैन बी मैनिपुलेटेड टू अलाउ और ब्लॉक द फ्लो ऑफ करंट। यानी सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो आपकी मर्जी से जब आप चाहो उससे कंडक्ट करा लो, जब चाहो आप इंसुलेट करा दो। ठीक है ना, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एग्जांपल्स ऑफ कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। तो ये बहुत कॉमन है, जब आप 12th क्लास में सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे आप सिलिकॉन और जर्मेनियम बहुत कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये सब इंसुलेटर के बारे में बता दिया। हाँ, अब इस पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि द मेटल, क्वेश्चन है द मेटल्स एंड एलॉयज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी मेटल और एलॉयज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, असर्शन में दिया है। रीजन क्या बोला है, ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन एंड इट इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, तो क्या बोला, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, असर्शन। हाँ, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, A is false but R is true।
तो पहली बात तो ये है कि मेटल्स एंड एलॉयज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भाई, मेटल और एलॉय गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ठीक है ना, तो ब्रॉन्ज एलॉय है कॉपर का, तो ये भी अच्छा कंडक्टर है, नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। तो बोथ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आगे देखते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कंडक्टर इंसुलेटर के बाद हम फर्दर क्लास में, कल की क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।